अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक हो गए, तबीयत हमारे ठीक है सबकी, सब कुछ अच्छे से है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम भाई लेक्चर जो हमारे पास वेब सीरीज़ है उसका हम जिस तरीके से लेके चल रहे थे उसको चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम। चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हमने ज़ूलॉजी का सेक्शन जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है इसका, वो काफ़ी हद तक कवर कर लिया। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं इसको वाइंड अप करें या आगे बिल्कुल तकरीबन ख़त्म करें। कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करते हैं सारी चीज़ों को, तो इंशाल्लाह इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएँ और आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ सके। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो आज का लेक्चर है उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर समझने की, और बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं इंटर के अंदर, तो कोशिश करेंगे इसको हम थोड़ा सा बेसिक से देखें ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने आपके सामने सबसे पहले क्या बनाया हुआ है, एक सार्कोमेयर की पूरी अगर हम आसान अल्फाज में बोलें एक अरेंजमेंट बनाई हुई है। ठीक है, ये एक रफ सी डायग्राम है, एक ऐसी डायग्राम है जिसके थ्रू बस आपको ये है पॉइंट समझाने हैं मुझे। ठीक है, कुछ बेसिक फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम बेसिक तमाम ऐसी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें जिससे हमारे पास ये टॉपिक आगे चलना या इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी और चीज़ें हैं वो सब आसान हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं बेटा सार्कोमेयर की, ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर आखिर तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पूरा फिर मसल बैली से लेकर फिर मसल फाइबर से लेकर मसल स्पिंडल से लेकर फिर मैंने फर्दर आगे आपको लेकर गया और आखिर तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हुआ करता है, अरेंजमेंट हुआ करती है, थिक एंड थिन अरेंजमेंट हुआ करती है बैंड्स की, या हम इसको बोला करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास और एक पैटर्न अरेंज होता है। वो पैटर्न हमारे पास क्या कहलाता है, यूजुअली क्या कहलाता है, हम उसको बोला करते हैं कि स्ट्राइटेड पैटर्न है। स्ट्राइटेड पैटर्न में कुछ हमारे पास थिक बैंड थे और कुछ हमारे पास थिन बैंड थे। ठीक है, एक थिक बैंड के बाद हमारे पास हमेशा एक थिन बैंड आता है और हमेशा एक थिन बैंड के बाद हमारे पास क्या आ रहा होता है, एक थिक बैंड आ रहा होता है। ये हमने सीखना है कि कैसे थिक बैंड आ रहा है और कैसे थिन बैंड आ रहा है, ये समझना हमने हमारे लिए आज की क्लास के अंदर या आज के लेक्चर में बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक बात से। कहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूं कि जैसे आपने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, फॉर जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हम एक मसल फाइबर बिल्ड कर लेते हैं कि हमारे पास ये मसल फाइबर है, और जैसे इस मसल फाइबर को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ मसल फाइबर होने की वजह से मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरे पास, जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करें कि ये हमारे पास थिक बैंड है, ये रहा, तो ये हमारे पास थिक बैंड है। ठीक है बेटा, अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास तकरीबन थिक बैंड है, और फिर उसके बाद हमारे पास एक थिन बैंड आएगा, उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और बैंड आ जाएगा विच इज थिक बैंड। तो यूजुअली हमारे पास थिक बैंड के बाद थिन बैंड आता है, फिर हमारे पास क्या आया करता है, एक और थिक बैंड आया करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक और थिक बैंड आ गया जैसे आप देख रहे हो गया, और फिर थिन बैंड है, फिर हमारे पास क्या है, थिक बैंड है। इस तरह से हमारे पास थिक थिन अरेंजमेंट दिख रही है। अच्छा, ये जो थिक थिन अरेंजमेंट दिख रही है इसको हमने समझना है। ठीक है, इसी के लिए हमने ये समझना है कि अब ये थिक और थिन बैंड बन कैसे रहे या बन क्यों रहे या इसकी वजह क्या है या इसका हमने करना क्या है, ये जरा हमने फोकस करना है। आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले हम जाहिर सी बात है, हम बात करते हैं जब सार्कोमेयर लिखते हैं तो सार्कोमेयर लिखने की वजह क्या है, यहाँ आपको एक मेंशन कर दूं, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, आपने समझना, हमेशा याद रखोगे जब भी आपके पास सार्कोमेयर कहीं लिखा हुआ हो तो आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे कि ये ही स्ट्रक्चरल और ये ही हमारे पास फंक्शनल यूनिट है, यानी ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल भी है। तो मसल की स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पे भी काम करता है और मसल की फंक्शनल यूनिट के तौर पे भी काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये मैंने छोटा सा लिख दिया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आ सके। हम जब भी बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की, मैं यहाँ नीचे अलग से लिख रहा हूँ कि हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल के, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा के पूरे स्ट्रक्चर भी किसके ऊपर बने होंगे, किसकी बेस के ऊपर बनता है हमारे पास, ये हमारे पास बने हुए होते हैं किसकी बेस के ऊपर, सार्कोमेयर की वजह से। ठीक है, और हमारे पास जो फंक्शंस भी होते हैं वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है, सार्कोमेयर परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा भाई, तो जब ऐसा होता है तो अब हमने समझना है इसको डिटेल के अंदर और बहुत सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड करनी है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो जब हम बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट की, तो अब जरा गौर से देखो हमने क्या क्या इसके अंदर बेसिक चीजें देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास दो लाइन्स है। ठीक है, ये दो लाइंस के दरमियान हमारे पास पूरा क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये दो लाइंस हमारे पास क्या हैं,
इन जनरल इन दो लाइंस को हम क्या कंसिडर करते हैं? जब भी हम इन दो लाइंस की बात करेंगे तो दीज टू लाइंस आर नोन एज जेड लाइंस, इनको हम बोला करते हैं जेड लाइंस। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके समझा रहा हूं ताकि आप लोग एक दफा सुनो और आपको समझ में आ जाए और ये टॉपिक कभी आपके लिए मसला ना करे। तो ये दो जेड लाइंस है, ये दो जेड लाइन के दरमियान जो अरेंजमेंट होती है इसको हम क्या नाम दिया करते हैं? सार्कोमेयर। तो एक जेड लाइन ये रही, एक जेड लाइन ये रही हमारे पास, और एक जेड लाइन हमारे पास ये रही। तो हम यहां पे की भी बना सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो लाइंस हैं जो कि सेपरेट कर रही हैं इस पूरी अरेंजमेंट को, ये हमारे पास क्या है? जेड लाइंस है। अच्छा, जेड लाइन के अलावा हमें क्या दिखेंगे? जेड लाइन के अलावा हमें यहां पे मिला करते हैं थिन फिलामेंट, हमें मिला करते हैं थिक फिलामेंट्स। ठीक है, तो हमें कुछ थिन फिलामेंट्स मिलेंगे, कुछ थिक फिलामेंट्स मिलेंगे। साथ साथ हमें क्या मिलता है? साथ साथ हमें हेड्स मिलते हैं। ये हेड्स क्या हुआ करते हैं? ये आमतौर पर हमारे पास बल्बस हेड्स हुआ करते हैं। बल्बस हेड्स का मतलब समझते होगे, बल्बस का या बल्ब्यूलस टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, आप कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। ठीक है, बल्बस हेड्स या बल्ब्यूलस हेड्स होते क्या है? वो हमारे पास एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे ये कर क्या रहा है। ठीक है, बट ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब जरा हमने समझना है इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर। अब आपकी बुक क्या कहती है या आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है? आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि सर हमारे पास सार्कोमेयर है, उस सार्कोमेयर के अंदर दो तरह के फिलामेंट्स हैं। एक है हमारे पास थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट का मतलब आप समझते होंगे, यहां पे थिक फिलामेंट का यहां पे मतलब है कि वो थिक होगा। ठीक है, काफी ज्यादा बनिस्बत बाकी दूसरे फिलामेंट के। दूसरा फिलामेंट कौन सा होगा हमारे पास? विच इज थिन फिलामेंट। तो हम बोलते हैं कि हमारे पास एक थिक फिलामेंट है, दूसरा हमारे पास क्या है? थिन फिलामेंट। अच्छा, थिक फिलामेंट को एक्चुअली बोलते क्या है, या थिक फिलामेंट में हमारे पास कौन से स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं? विच इज मायोसिन फाइबर्स। हमारे पास कौन से टाइप के प्रोटीन होते हैं या कौन से टाइप के फिलामेंट होते हैं? मायोसिन फाइबर्स। और जो थिन फिलामेंट है उसमें हमारे पास क्या हुआ करता है? अब देखो, थिक फिलामेंट के लिए मायोसिन यूज करें। मायोसिन यहाँ पे कहां पे बना हुआ है? मायोसिन ये बना हुआ है, ये थिक फिलामेंट्स हमारे पास। तो मैं जनरली इनको कंसिडर करता हूं कि हमारे पास ये क्या है? मायोसिन है। अब मैं मायोसिन इस तरीके से मेंशन कर देता हूं, दो जगह मेंशन कर दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बेटा ये दो भी क्या है? मायोसिन है। ठीक है, अगर ये मायोसिन है तो ये भी मायोसिन है, ये मायोसिन है तो ये भी मायोसिन है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। फिर दूसरी बात हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है? थिन फिलामेंट्स है। अच्छा, थिन फिलामेंट्स में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, आप जरा समझना है। थिन फिलामेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक टाइप के आते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप के आते हैं, जिनको हम नाम दिया करते हैं, हमारे पास क्या बोला करते हैं? हम नाम दिया करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। इनको हम नाम दिया करते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट्स हमारे पास कहां पे हैं भाई? ये वाले जो हैं हमारे पास, ये फिलामेंट्स जो हैं, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्टिन फिलामेंट्स का। तो हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ये मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइप का फिलामेंट है, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पे एक्टिन फिलामेंट का। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट हो गया। सही। इसके अलावा हमारे पास और कौन से फिलामेंट होते हैं? और भी स्पेसिफिक टाइप के फिलामेंट्स होते हैं। एक और टाइप के हमारे पास स्पेसिफिक फिलामेंट होते हैं जो कि अरेंज होते हैं किसके साथ? एक्टिन के साथ, और उसको हम नाम दिया करते हैं ट्रोपोमायोसिन। इसको हम नाम दिया करते हैं ट्रोपोमायोसिन। बेसिकली इसका नाम जो है ना वो इंडिकेट करता है दो चीजों को। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपो और मायोसिन दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन बिल्ड करेगा। ठीक है, ट्रोपो की वजह से मायोसिन का इंटरेक्शन बिल्ड करना, ये अगर हम आसान अल्फाज में कहें इसके नाम की इंडिकेशन है। क्या होता है? बेसिकली इसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है। ठीक है, इस फिलामेंट का एक डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है, ये याद रखना आपने। वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट होता है वो कहां पे सर्कुलेट करता है बेटा? वो सर्कुलेट करता है कहां पे? हमारे पास पूरे के पूरे सार्कोमेयर में, वो सार्कोमेयर में घूम रहा होता है। और उस डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट का नाम क्या हुआ करता है? उस डिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट का नाम हुआ करता है ट्रोपोनिन। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब मैं फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं ट्रोपोनिन बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? यहां पे टी लिखता हूं और सर्कल बना देता हूं, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ऐसे नहीं होता, बट फिर भी मैं कंसिडर कर रहा हूं कि मैं क्या बनाता हूं? टी बनाता हूं और टी बना के सर्कुलेशन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं या हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल टी बना के मैंने यहाँ पे सर्कुलेट करा दी। अब ये मेरे पास जो सर्कुलेटिंग फिलामेंट्स हैं जो कि टी की फॉर्म में सर्कुलेट कर रहे हैं पूरे सार्कोमेयर में, ये मेरे पास क्या कहलाते हैं? ट्रोपोनिन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने बोला कि हमारे पास क्या है? हमने बोला हमारे पास सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर कहां हुआ करता है? बिटवीन टू जेड लाइंस।
ये मैंने आपको जैसे बताया, हमारे पास 2 जेड लाइंस होती हैं, इन 2 जेड लाइंस के दरमियान हमारे पास क्या हुआ करता है, सार्कोमेयर हुआ करता है। तो बिटवीन 2 जेड लाइंस हमारे पास सार्कोमेयर है। 2 जेड लाइन कहां पे है, एक ये रही जेड लाइन, एक ये रही जेड लाइन, ठीक है, और एक ये रही जेड लाइन। अब पेपर में क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, वो अरेंज करके बना के पूछ सकते हैं कि हमारे पास जेड लाइन कहां पे आ रही है, तो आपको जेड लाइन पता होनी चाहिए। वो ये पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास, जस्ट एन एग्जांपल कंसीडर करते हैं, 7 सार्कोमेयर है, 7 सार्कोमेयर है, तो 7 सार्कोमेयर के लिए जेड लाइन कितनी होंगी, आप अपने पास वैसे बना के देख सकते हो। हमेशा याद रखो 2 सार्कोमेयर के लिए 3 जेड लाइन की जरूरत होती है, तो 7 सार्कोमेयर के लिए 8 जेड लाइंस की जरूरत होगी। जितने सार्कोमेयर होंगे उससे एक ज्यादा हमारे पास क्या होगी, जेड लाइन होगी। अगर 13 सार्कोमेयर होंगे तो कितनी होगी, 14 जेड लाइंस होंगी। जैसे हमारे पास इन 2 सार्कोमेयर के लिए 3 जेड लाइंस है, एक सार्कोमेयर के लिए 2 जेड लाइन होती हैं, ठीक है। और अगर 3 सार्कोमेयर होते हैं तो हमारे पास कितनी जेड लाइन होती है, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास हमेशा याद रखते हैं जितने सार्कोमेयर होते हैं उससे एक नंबर ज्यादा हमारे पास क्या हुआ करती हैं, जेड लाइंस हुआ करती। ये हमने क्लियर करके हमेशा अपने पास मेमोराइज करना है इस बात को। फिर इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, इसके अलावा क्या समझ सकते हैं हम, इसके अलावा हम समझ सकते हैं इसकी और अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। आइए जरा देखते हैं, पहले अरेंजमेंट और देख लें डिटेल के अंदर, फिर इसके बाद इसके फंक्शन की बात करेंगे। और फंक्शन आपको आसान तरीके से कोशिश करेंगे कि अभी आपको इलाबोरेट कर दिया जाए और आपके समझ में आ जाए। जैसे एन एग्जाम्पल कंसिडर करो बेटा, हमारे पास कि ये हमारे पास अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के अंदर अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है। साथ साथ मैंने क्या बोला है, मैंने एक और चीज का मेंशन किया है यहाँ पे, ये जो मेरे पास पार्ट है दैट इज नोन एज बल्बस हेड्स। इनको बल्ब्यूलस हेड भी कहते हैं लेकिन बल्बस हेड भी कहते हैं, ठीक है। ये कहां से निकल रहे होते हैं, ये मायोसिन से निकल रहे होते हैं। साथ साथ हमने देखो यहां पे ये ट्रोपोमायोसिन बनाया है, ये जो हमने बनाया है ना, ये जो रेड रेड से लाइंस हैं, ये हमारे पास ट्रोपोमायोसिन की लाइंस है। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं एक जगह कहीं पे, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये ट्रोपोमायोसिन की लाइन है, ठीक है। और देखो मैंने कलर्स का बहुत ख्याल रखा है। ट्रोपोमायोसिन की अगर रेड से बनाया है तो यहाँ ट्रोपोमायोसिन लिखा भी रेड से। अगर एक्टिन फिलामेंट को मैंने यहाँ पे ब्लैक से बनाया तो एक्टिन फिलामेंट को मेंशन भी यहाँ से ब्लैक से किया है। अगर मायोसिन फिलामेंट को ब्लू से बनाया है तो ब्लू से मेंशन भी यहाँ पे ब्लू कलर से किया है। ये बात मैंने ख्याल रखी है ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे, समझ में आ सके कि आप कभी भी इस बोर्ड को देखो तो आप समझ सको कि मायोसिन ब्लू से है तो ब्लू कलर का हमारे पास मायोसिन बना होगा, एक्टिन ब्लैक से है तो ब्लैक कलर का बना हुआ होगा, ट्रोपोमायोसिन रेड से है तो रेड कलर का बना हुआ होगा। सो ये हमारे पास हमने कुछ बेसिक्स के ऊपर काम किया, हमें पता लग गया। अब कुछ अरेंजमेंट है इनकी, बैंडिंग है, ठीक है। बैंड्स किस तरह से बनते हैं आइए जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे रीजन है, अब मैं मेंशन कर देता हूं रीजन्स, ठीक है। देखिएगा आप, एक रीजन ये हो गया, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये रीजन हो गया। और ठीक है, अब हमने देखो, अब इस रीजन के अंदर देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के अंदर, ठीक है। कौन से रीजन की बात करें हम, इस रीजन की बात करें, ठीक है, ये वाले रीजन। मैं अगेन ब्लू से मार्क करके थोड़ा सा डार्क करके बना देता हूं ताकि आप लोगों को रीजन समझ आ जाए। इस रीजन की हम बात करें, ठीक है, इस रीजन की बात करूं, इस रीजन की बात करूं, और इसके साथ जो सार्कोमेयर अरेंज होगा उसके अंदर भी यही रीजन होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एक जैसे यहाँ पे दोनों के साथ अरेंज है, इसी तरीके से यहाँ पे जो सार्कोमेयर होगा उसके साथ भी, अगर जैसे हमने एग्जाम्पल, हमने तो 2 सार्कोमेयर बनाए, ठीक है। सार्कोमेयर तो मल्टीपल होंगे, बहुत सारे होंगे। तो हमारे पास ये रीजन है जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या मौजूद है, थिन फिलामेंट मौजूद है। जरा गौर से देखो, थिन फिलामेंट मैंने यहां पे बनाया। थिन फिलामेंट में हमारे पास क्या आता है, एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ट्रोपोमायोसिन को हम इतना ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो क्या करता है उसको हम देखते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट यहाँ पे ज्यादातर मौजूद है, ट्रोपोनिन भी यहाँ पे ज्यादातर मौजूद है। मैंने ट्रोपोनिन को भी यहाँ पे बनाया और एक्टिन फिलामेंट्स को भी। तो ये रीजन वो है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, थिन फिलामेंट्स।
और ऐसे रीजन को, ऐसे बैंड को हम यूजुअली क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास आई बैंड है। यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, क्या है हमारे पास, आई बैंड है। आई बैंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, यहां हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, आई बैंड में थिन फिलामेंट मौजूद है। अब जरा दूसरा रीजन देखो, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, जैसे एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हम इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अलग तरीके से, अलग मार्कर से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए प्रॉपर्ली। ठीक है भाई, ये रहा। अगर इस रीजन की बात करता हूं तो इस रीजन को देखो, यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे थिक फिलामेंट भी मौजूद है, थिन फिलामेंट भी मौजूद है, दोनों फिलामेंट्स मौजूद है। तो अगर इन बैंड्स को देखें हम, तो हम इनको क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम दिया करते हैं स्पेसिफिकली ए बैंड्स का। ठीक है, ए बैंड हमारे पास क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, ए बैंड होगा हमारे पास, जब भी हम ए बैंड की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, जहां पे क्या होंगे, थिक फिलामेंट भी होंगे और थिन फिलामेंट भी होंगे। अब गौर से देखो, अगर देखा जाए यहां पे थिक भी हैं और थिन फिलामेंट भी हैं। मैं इसको मेंशन कर देता हूं प्रॉपर्ली। थिक एंड थिन फिलामेंट बोथ। ये यहां पे आ गए और यहां पे खाली क्या है, थिन फिलामेंट। ठीक है, तो ए बैंड के अंदर थिक और थिन फिलामेंट दोनों है। ऑटोमेटिकली ए बैंड की डेंसिटी ज्यादा होगी बनिस्बत किसके, आई बैंड के। आई बैंड की डेंसिटी कम होगी, लाइट होगी। ए बैंड की डेंसिटी डार्क होगी, हैवियर होगी। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो सार्कोमेयर हमने बनाया, जिसमें हमने क्या बनाया, एक बैंड बनाया हमने डार्क, फिर उसके बाद बनाया लाइट। तो ये रहा हमारे पास डार्क, ये रहा उसके बाद का लाइट, फिर ये रहा हमारे पास डार्क, तो ये रहा हमारे पास यहां पे डार्क, और ये रहा उसके बाद का लाइट, तो ये रहा उसके बाद का लाइट। मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं तो ये डार्क बैंड जो है, ये मेरे पास कौन से बैंड है, ए बैंड। ये जो लाइट बैंड है, ये मेरे पास कौन से है, आई बैंड। फिर मेरे पास एक और डार्क बैंड आ रहा है, तो डार्क बैंड कौन सा होगा, हमेशा ए बैंड। लाइट बैंड आएगा, लाइट बैंड कौन सा होगा मेरे पास, आई बैंड। फिर कौन सा आ जाएगा, ए बैंड। फिर कौन सा आ जाएगा, आई बैंड। इस तरीके से मेरे पास ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं, कौन से, लाइट एंड डार्क। तो वो जो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं, जो ए बैंड होता है वो जनरली हमारे पास, हम उसको बोला करते हैं, यहां पे कंसिडर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो भी ए बैंड होता है उसको हम हमेशा क्या बोला करते हैं, डार्क बैंड है। डार्क बैंड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर हैवियर डेंसिटी है। ठीक है, या हैवी बैंड भी बोलते हैं इसको, एक और नाम दिया करते हैं। इसी तरीके से मेरे पास एक और है, जैसे मैंने बोला आई बैंड। ये जो आई बैंड है, ये आई क्यों कहला रहा है, बिकॉज इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लाइट बैंड या लाइट डेंसिटी बैंड, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, क्या डेंसिटी इसकी क्या है, कम है। इस तरीके से हमारे पास सार्कोमेयर में, दैट इज वाई क्या अरेंजमेंट होती है, स्ट्राइटेड पैटर्न डेवलप हो जाता है। क्यों, क्योंकि होता क्या है, ए के बाद आई बैंड आ रहा होता है, आई के बाद ए बैंड आ रहा होता है, आई ए आई ए आई ए, इसी तरीके से आई ए। तो क्या होगा, हमारे पास स्ट्राइएशन डेवलप हो जाती है। तो ए और आई बैंड की ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की वजह से, इनकी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की वजह से बेटा क्या हुआ करता है हमारे पास, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास इनकी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की वजह से क्या हुआ करता है, हमारे पास डेवलप हो जाता है स्ट्राइएशन। तो हम इसको बोलते हैं कि क्या डेवलप हो गया, स्ट्राइटेड पैटर्न डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पे, मैं यहां मेंशन करता हूं स्ट्राइटेड पैटर्न डेवलप हो। तो दैट इज व्हाई हमारे पास क्या बन रहा होता है,
स्ट्राइशंस बन रही होती हैं, यहाँ स्ट्राइटेड पैटर्न इसलिए डेवलप होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप देखिएगा जरा क्या कंसिडर कर रहे हैं। अब ए बैंड है, ये भी ए बैंड है, ये भी ए बैंड। ए बैंड में एक ऐसा रीजन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मायोसिन फाइबर्स, थिक फिलामेंट्स, दैट्स इट। उसके अंदर कोई थिन फिलामेंट मौजूद नहीं है, एक ऐसा रीजन। तो हम इसको क्या नाम दें? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम क्या नाम दें? इसको हम नाम देते हैं बेटा एच बैंड का। क्या नाम दिया करते हैं हम? एच बैंड का। ये स्पेसिफिकली यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ करता है, मैं यहां लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। विद इन ए बैंड अ रीजन, इसको अ रीजन in which we have only myosin filament is known as, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं H बैंड। तो हमारे पास थिक रीजन के अंदर हमारे पास यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, याद रखेंगे आप लोग, ये जो थिक रीजन होता है, थिक बैंड होता है, इस थिक बैंड के अंदर हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आमतौर पर हमारे पास बैंड होते हैं, विच इज, या हमारे पास कौन सा फिलामेंट होता है? मायोसिन फिलामेंट। उसको हम क्या नाम देते हैं? एच बैंड का, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ हमारे पास एम लाइंस होती हैं। एम लाइंस क्या होती हैं जरा देख लो वो भी, ठीक है। सेंटर से बिल्कुल जो सेंटर ऑफ सार्कोमेयर होता है, उस सेंटर ऑफ सार्कोमेयर को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, वहां से हमारे पास लाइन गुजर रही होती है विच इज नोन एज एम लाइन। तो हम जनरली इसको कंसिडर करते हैं, ये जो सेंट्रल लाइन होती है इसको हम क्या नाम दिया करते हैं? एम लाइन का। तो मैं यहां पे अगेन मेंशन कर रहा हूं कि हमारे पास सेंट्रल लाइंस जो होती हैं, किसके अंदर सेंट्रल लाइंस होती हैं? सेंट्रल लाइंस होती हैं सार्कोमेयर की अरेंजमेंट के अंदर। अगर सार्कोमेयर की अरेंजमेंट में सेंट्रल लाइंस हैं बेटा, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एम लाइंस। और ये एम लाइंस किससे बनी होती हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम प्रोटीन से बनी होती हैं। एक खास किस्म का प्रोटीन हुआ करता है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है? आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या नाम मेंशन किया मैंने? ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है जिसको हम नाम दिया करते हैं एम प्रोटीन। उस एम प्रोटीन के साथ अरेंज हुआ करती है ये हमारे पास एम लाइंस। तो क्या क्या हमने पढ़ा? हमने जल्दी से देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, एक लाइट बैंड होगा, फिर डार्क बैंड होगा, फिर लाइट बैंड होगा, फिर डार्क बैंड होगा, फिर लाइट बैंड होगा। लाइट बैंड हमारे पास उसके अंदर सिर्फ हमेशा क्या होंगे? थिन फिलामेंट्स। डार्क बैंड जो होगा उसमें हमेशा हमारे पास क्या होंगे? थिक और थिन दोनों होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? अगेन डार्क बैंड के अंदर, ए बैंड के अंदर हमारे पास एक ऐसा रीजन जहां खाली और खाली हमारे पास क्या हो? मायोसिन फिलामेंट्स हो। तो उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं? एच बैंड का नाम देते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं एच बैंड है ये, ठीक है, एच बैंड। और फिर उसके बाद हमारे पास कंसिडर करते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज है? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास? कि इसके सेंटर के अंदर जो लाइंस जारी होती हैं, बेसिकली ये लाइंस यूं होती हैं। अच्छा, ये पूरी की पूरी डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम मैंने 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है और आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसके अंदर और क्या क्या है, ठीक है। बल्बस हेड किस तरीके से अरेंज है, कितने ज्यादा है, बट आपने ये याद रखना ये 3 डायमेंशनल होती है। तो ये एक्चुअली इस तरीके से होगा, ठीक है, ट्यूब की तरह। एक ट्यूब जैसे होती है, एक मार्कर जैसे 3 डायमेंशनल है, इसी तरीके से हमारे पास होता है, ठीक है, सार्कोमेयर इस तरीके से, ठीक है। और जब सार्कोमेयर इस तरीके से होता है तो ये एम प्रोटीन इस तरीके से सेंटर में, जैसे यहाँ पे आपको 2 मार्क्स दिख रहे होंगे, ऐसे ये सेंटर के अंदर क्या कर रही होती है? इसको सराउंड की हुई होती है। तो ये एम प्रोटीन इस तरह की होगी, क्योंकि ये भी कैसे होंगे? इस मार्कर की तरह ऐसे होंगे, ठीक है, ट्यूब लाइक होंगे। सो हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ये एम प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कहाँ पे हुआ करती है? बिल्कुल सेंटर में होती है। किसके बिल्कुल सेंटर में होती है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। ये जो एम प्रोटीन है ये किसके बिल्कुल सेंटर में होती है बेटा? ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में होती है एच बैंड के या सार्कोमेयर के,
आई होप आपको ये जो पार्ट है इसका सार्कोमेयर का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ये समझ में आई होगी। अब जो हम यहाँ पे एक पॉज लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, आप बोर्ड से उतार भी सकते हैं। पॉज लेने के बाद जब हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह सार्कोमेयर की फंक्शनल एबिलिटी को, यानी हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे और फिर उस टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। अच्छा बेटा, तो हमने ये बेसिकली देख लिया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा पार्ट जो है हमारे पास वो बेसिकली इसकी फंक्शनल कैपेसिटी है, उसको देखना किस तरीके से फंक्शन करता है, उन सारी चीज़ों को देखना है। तो उसका हमारे पास बेसिकली नाम है उस थ्योरी का जिसके थ्रू इसका फंक्शन पता लगता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा, इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ते हैं और इसके साथ साथ जितनी भी मसल्स के अंदर चीज़ें अरेंज होती हैं, गेज होती हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम फिर ये पूरे जो हमारे पास मसल का टॉपिक है उसको हम ख़त्म कर दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम बात करते हैं ना बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ते कैसे हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मकसद क्या है इसको पढ़ने का। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को पढ़ने का सबसे पहले आपको मकसद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। कुछ बेसिक चीज़ों को पहले तो अरेंज करना है इन ऑर्डर। एक दफ़ा वो ऑर्डर में अरेंज हो जाए देन आपने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको हम अच्छे से समझें कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है और हम किस तरफ देखने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी बेटा हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखने जा रहे होते हैं तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, आप सबको पता होगा, पढ़ाया इस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही होती है, एक नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही होती है। वो नर्व इम्पल्स कौन लेकर आ रहा होता है, आपके जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रहा होता है आपकी बॉडी का मोटर न्यूरॉन। याद रखेंगे आप, तमाम मसल्स को सप्लाई करता है आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, उन स्केलेटल मसल्स के जो फंक्शन है जैसे मैं बता रहा हूं उसको बेसिकली कंट्रोल कैसे किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। अच्छा, मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर से जितने भी मोटर न्यूरॉन होते हैं वो सब डायरेक्टली सप्लाई कर रहे होते हैं किसको, स्केलेटल मसल को। जब वो डायरेक्टली सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल को तो बेसिकली मोटर न्यूरॉन क्या रिलीज कर देता है, मोटर न्यूरॉन रिलीज कर देता है एसिटाइलकोलिन, एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है गौर से देखेंगे आप लोग। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर, आमतौर पे मैंने बात की थी पहले भी, आप सबको पढ़ाया होगा कि हमारे पास वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इंपल्स को एक जगह से ट्रैवल करा देते हैं दूसरी जगह तक, या हम को बोलते हैं कि हमारे पास क्या कह देते हैं, मैसेज को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो कि अगर हमारी बॉडी के अंदर यहाँ ब्रेन से या हमारे किसी भी, जनरल कंसिडर करते हैं किसी भी पूरे के पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किसी भी पार्ट से क्या हो रहा है, एक इंपल्स जनरेट हो रही है। वो इंपल्स जनरेट होने के बाद सीधी कहाँ जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वो सीधी हमारे पास जा रही होती है, किस एरिया में जा रही होती है, वो जा रही होती है हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स की फॉर्म में मसल्स के पास। एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोटर न्यूरॉन की। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो इंपल्स कैरी करा रहा है, और ये इंपल्स मोटर न्यूरॉन कहां से लेकर आ रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए। जब मोटर न्यूरॉन की बात करूंगा, अगर तो वो क्रेनियल नर्व से लिंक करती हैं तो वो सारी चीजें कहां से आ रही होंगी, हमारे पास डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही होंगी। लेकिन अगर वो स्पाइनल नर्व से लिंक करती हैं, यानी अगर आपके पास नीचे बॉडी का पार्ट है, ठीक है, तो फिर वो बेसिकली कहां से आ रहा होगा, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा होगा, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास एक और निकल रहा, एक और न्यूरॉन होगा, एक हमारे पास कैसे नर्व होगी, स्पाइनल नर्व होती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास ये स्पेसिफिक न्यूरॉन है जो कि सप्लाई करेगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। तो हम बोल रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है, मोटर न्यूरॉन जा रहा है, मोटर न्यूरॉन किसके पास जा रहा है, मसल के पास, और क्या रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। ये एसिटाइलकोलिन स्पेसिफिकली कहां पे होता है, स्पेसिफिकली इस पॉइंट को हम नाम दिया करते हैं मोटर एंड प्लेट का। आपको ये नाम याद होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि इसको हम क्या बोला करते हैं, मोटर एंड प्लेट। व्हाट डू यू मीन बाय मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट का मतलब है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मसल ड्रॉ करूं, यहां पे एक छोटा सा मसल बना लेते हैं,
ठीक है, जैसे एन एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हमारे पास मसल है, इस मसल को एक नर्व सप्लाई कर रही है, और वो जो नर्व होगी उसके बेसिकली हमने जनरली कंसिडर करते हुए हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या हुआ करता है, उसके हम बोलते थे एक्सॉन टर्मिनल नाम की चीज होती है, शायद आप लोगों को याद हो, ऐसा कुछ आप लोगों ने मुझसे गलती से पढ़ा हो। ठीक है बेटे, तो ये डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये जो रीजन है जहां पे हमारे पास मोटर न्यूरॉन का एंड पार्ट किसको सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है मसल को। दिस रीजन इज नोन एज, इसको हम क्या नाम दिया करते हैं, इसको हम नाम दिया करते हैं मोटर एंड प्लेट का। ये हमारे पास मोटर एंड प्लेट होती है। ठीक है, और मोटर एंड प्लेट के ऊपर जंक्शन होता है, ये बेसिकली जंक्शन होता है, किन दो चीजों का जंक्शन होता है, जैसे मैंने बताया आपको, एक हमारे पास क्या होगी, मोटर न्यूरॉन होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगी, मसल होगी। तो हमारे पास ये जनरली हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन है, यहाँ मोटर न्यूरॉन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये मेरे पास क्या है, मसल है, मसल बैली है, उसके साथ सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास मोटर एंड प्लेट है। मोटर एंड प्लेट पे एसी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, इसको मैं मेंशन करता हूँ हमेशा ACH के साथ। ठीक है, अच्छा, ACH रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कहां पे मौजूद होते हैं, ACH रिसेप्टर्स। अब आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ACH रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते कहां पे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं बेटा डायरेक्टली किसके ऊपर, अच्छे से याद रखेंगे, जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, वो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं कहां पे, हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं सार्कोलेमा के ऊपर। सार्कोलेमा आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ाई थी। सार्कोलेमा हमारे पास क्या थी, जनरली जब भी हम बात करते थे, हम बात करते थे कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर हमारे पास एक मेम्ब्रेन होगी जो कि किसको कवर करके रखेगी, मसल को कवर करके रखेगी, और जो मसल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन हुआ करती है उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, सार्कोलेमा का नाम दिया करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद होगी, सार्कोलेमा मौजूद होगी, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, सार्कोलेमा के पास जैसे ही कौन आएगा, एसिटाइलकोलिन, सार्कोलेमा के साथ बाइंड होगा, मोटर एंड प्लेट जंक्शन बनेगा, हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है सार्कोलेमा पे। सार्कोलेमा जैसी एक्साइट होती है, सार्कोलेमा किसको बेसिकली मैसेज ट्रांसफर करती है, ये ट्रांसफर करती है पूरे के पूरे सार्कोमेर के अंदर। इसके अंदर स्पेसिफिकली हमारे पास क्या मौजूद हुआ करती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छे से आपने याद रखना है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक जैसे ही क्या पहुंचा करता है हमारे पास एसिटाइलकोलिन का मैसेज, एसिटाइलकोलिन का जैसे ही मैसेज पहुंचता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या रिलीज कर देती है, कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन भी बोल सकते हैं आप लोग, कैल्शियम भी बोल सकते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छी लगे, कैल्शियम प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगे, कैल्शियम प्रोनाउंसिएशन अच्छी लगे, वो यूज करें। कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, ये कैल्शियम आयन का काम क्या हुआ करता है, ये कैल्शियम आयन का काम हुआ करता है, ये डायरेक्टली जाके बाइंड होते हैं किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो मैंने पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाए। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स थे कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सार्कोलेमा के ऊपर। सार्कोलेमा से जब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर बाइंड होंगे तो हमारे पास यहां से जो मैसेज होगा वो मैसेज किस तक कन्वे किया जाएगा, वो मैसेज कन्वे किया जाएगा हमारे पास किस तक, बेटा मैंने क्या बताया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम तक। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या करेगी, कैल्शियम आयन रिलीज कर देगी। ठीक है, ये कैल्शियम रिलीज करती है, कैल्शियम को रिलीज करेगी तो कैल्शियम जाके किसके साथ बाइंड होता है, कैल्शियम बाइंड कर जाता है किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ। और जब कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा तो अब ट्रोपोनिन को क्या मिल गया है, सिग्नल। हम बाहर से इस पूरी मसल बैली से होते हुए कहां तक आ गए, एक सार्कोमेर में आ गए, क्योंकि हमें सार्कोमेर के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहां से बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है। आइए जरा, जैसे मैं ऊपर से आपको तमीज से समझाता हुआ आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको तमीज से चीजें समझ में भी आ रही होंगी। जैसे मैंने बताया कि नर्व इम्पल्स से हमारे पास किस तरीके से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो जाके बाइंड हो रहे हैं मोटर एंड प्लेट से, फिर हमारे पास उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। अब जब ये ट्रोपोनिन है ना, ये ट्रोपोनिन यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रोपोनिन, ये रहा ट्रोपोनिन, ये रहा ट्रोपोनिन, इसके साथ जाके ये बेसिकली इसके साथ कैल्शियम बाइंड होगा। जब कैल्शियम इसके साथ बाइंड होता है यानी हर चीज का एक रिसेप्टर है और वो रिसेप्टर कहीं ना कहीं मौजूद है। एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर कहां मौजूद है, सार्कोलेमा के ऊपर, पता होने चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यूज है ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसने कैल्शियम आयन रिलीज किया, तो कैल्शियम आयन के जितने रिसेप्टर्स होंगे वो कहां पे होंगे? ट्रोपोनिन के ऊपर। तो अगर पूछ लिया जाए मसल में कैल्शियम आयन के रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं, तो आप आंसर दोगे ट्रोपोनिन के ऊपर। साथ साथ अगर यही सवाल पूछा जाए, एक वैसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग सोचिएगा, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन क्या पूछा हूँ मैं आपसे? क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल कंसिडर करो कि कैल्शियम आयन के रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद हुआ करते हैं? इन नर्वस कोऑर्डिनेशन या इन न्यूरॉन्स, या इन न्यूरॉन्स बोल सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे वीडियो को पॉज करना अपने पास और फिर सोचना, और फिर उसके बाद मैं आंसर दूंगा आपको, ठीक है? तो फिर पॉज कर लो, नहीं पॉज कर लो, आप लोग पॉज कर लो, ठीक है? आप पॉज करोगे तो आप सोचना, अगर अभी भी अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपको आना चाहिए, वहां पे कहां होते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर। याद रखना, अगर पेपर में आ जाए कैल्शियम आयन रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन मसल, तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रोपोनिन। अगर आ जाए इन न्यूरॉन तो आंसर होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। दैट्स हाउ आपने चीजों को सोचना है कि कैल्शियम कहां कहां यूज हो रहा है। इसी तरीके से एक और चीज इसके साथ लिंक कर सकते हो, अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो और अच्छा पढ़ना चाहते हो, कैल्शियम और कहां यूज होता है? कैल्शियम और यूज होता है सर हमारे पास बेसिकली अगर देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी काम कर रहा है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कैसे काम कर रहा है सर? आपने कैल्सिटोनिन नाम की चीज पढ़ाई थी शायद। कैल्सिटोनिन भी हमारे पास क्या कहता है, ठीक है? कैल्सिटोनिन भी बेसिकली क्या करता है? कैल्शियम को डिपॉजिट कराता है, ठीक है? तो कैल्शियम, अगेन कैल्शियम का और कहां लिंक बनता है? कैल्सिटोनिन के साथ लिंक बनता है। तो कैल्शियम बहुत जगह इस्तेमाल होता है हमारे पास, सही है? इसीलिए हम कैल्शियम को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आगे देखते हैं, चलें फर्दर आगे हमने क्या देखना है? आगे देखना है हमने, देखो जैसे हम बात कर रहे थे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन को के साथ जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा, इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से क्या होगा? ट्रोपोनिन की एक्टिवेशन हो जाएगी। ट्रोपोनिन यहां पे मैं लिखता हूं एक्टिवेट हो गया भाई। और अगर एक मिनट, सॉरी, ट्रोपोनिन यहां पे हमारे पास क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। और अगर ट्रोपोनिन एक्टिवेट हो गया, यहां पे अगर गौर से देखो बेटा, यहां पे ये ट्रोपोनिन एक्टिवेट हो गया। ट्रोपोनिन क्या करेगा? ट्रोपोनिन सीधा जाता है किसके पास? ट्रोपोमायोसिन के पास। ट्रोपोमायोसिन कहां पे होता है? ट्रोपोमायोसिन यहां पे। अब ये समझना है हमने, यहां पे इसको अच्छे से समझना है कि क्या हो क्या रहा है। यहां पे ये ट्रोपोनिन गया, ट्रोपोनिन एक्टिवेट हुआ, ये जाएगा किसके पास? ट्रोपोमायोसिन के पास। ये ट्रोपोमायोसिन के पास जाने के बाद ट्रोपोमायोसिन कहां पे मौजूद है? अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रोपोमायोसिन मौजूद है। ये एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन, ये जो रेड है हमारे पास, ये क्या कर रहा है? ये जो रेड लाइंस बनाई हुई है, ये ट्रोपोमायोसिन कर क्या रहा है? ये गार्ड कर रहा है। किसको गार्ड कर रहा है? ये हिफाजत कर रहा है। ये हिफाजत किसकी कर रहा है? एक्टिन स्लिट्स की। क्योंकि एक्टिन के अंदर यहां पे मौजूद है स्लिट्स। अगर हम आसान अल्फाज में बोले, व्हाट डू यू मीन बाय स्लिट्स? स्लिट्स लाइक एक खाली जगह, एक स्पेस मौजूद है, ठीक है? वो स्पेस किसके लिए मौजूद है? वो स्पेस एक्चुअली अगर बिल्कुल नीचे देखोगे तो बल्बस हेड्स बने हुए। मैंने बिल्कुल नीचे देखो, अगर इन एक्टिन स्लिट्स के, मतलब इन ट्रोपोमायोसिन ने जहां कवर किया हुआ है, अगर इसके बिल्कुल नीचे देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बल्बस हेड्स। तो ये एक्टिन स्लिट है, खाली जगह छोटी छोटी सी, इसके ऊपर क्या मौजूद था? ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था? गार्ड कर रहा था। किसको गार्ड कर रहा था? एक्टिन स्लिट को। तो अगर मैं यहां पे बोलूं, ये रहा मेरे पास ट्रोपोमायोसिन, तो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन गार्ड करता है किसको? एक्टिन स्लिट्स को। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन स्लिट्स को गार्ड कर रहा है। अब क्या होगा? अब जैसे ही ट्रोपोनिन एक्टिवेट होने के बाद किसके पास जाएगा? ट्रोपोमायोसिन के पास। जैसे ही ये ट्रोपोमायोसिन के पास जाएगा, ट्रोपोमायोसिन को बोलेगा कि ट्रोपोमायोसिन एक काम करो, जिन चीजों को तुम गार्ड कर रहे थे उन चीजों को गार्ड करना बंद कर दो। तो ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाएंगे। जब हट जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ एक जगह बना लेते, यहां से आप जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, हट गए।
अब क्या होगा, अब स्लिट्स एक्सपोज हो जाएंगी किसके साथ, बल्बस हेड्स के साथ। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज लगी हुई है, यहाँ कोई स्लिट है, ठीक है, ये स्लिट है, ऐसे स्लिट बनी हुई है, लेकिन उसके नीचे ट्रोपोमाइसिन है, नीचे बल्बस हेड है। अब बल्बस हेड ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि बीच में क्या मौजूद है हमारे पास, ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लो इस तरीके से, हमारे पास यहाँ पे खाली जगह स्लिट मौजूद है, कंसिडर करो, ये इमेजिन करो ये स्लिट है, ये जो स्पेस है ये स्लिट है, इसके नीचे यहाँ बिल्कुल ट्रोपोमाइसिन लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। फॉर जैसे एन एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन है और एक एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास स्लिट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ ट्रोपोमाइसिन बैठा हुआ है ऐसे, नीचे बल्बस हेड है, वो नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि ट्रोपोमाइसिन ने ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अगर ट्रोपोमाइसिन को ट्रोपोनिन बोले कि हट जाओ और ट्रोपोमाइसिन हट जाए, तो अब जो स्पेस है इस स्पेस में डायरेक्ट क्या आ सकता है, बल्बस हेड आके अटैच हो सकता है। तो होगा क्या हमारे पास, होता यह है कि जैसे ही वो ट्रोपोमाइसिन के पास जाके बाइंड होता है, ट्रोपोमाइसिन को मशवरा देता है, यानी यहाँ पे बाइंड करने के बाद क्या करेगा, ये एक्टिन स्लिट को फ्री कर दे। और होता भी क्या है, इसके रिजल्टेंट इफेक्ट इसका क्या है कि हमारे पास क्या होती है, एक्टिन स्लिट्स जितनी भी होती हैं बेटा वो फ्री हो जाती है। और अगर एक्टिन स्लिट्स फ्री हो जाएं, ये अच्छे से आप याद रखेंगे जो आप पढ़ा रहा हूं, एक्टिन स्लिट्स फ्री हो जाएं तो अब क्या होगा, आप डायरेक्टली बल्बस हेड जाके अटैच हो जाएंगे किसके अंदर, एक्टिन स्लिट्स में। तो एक्टिन स्लिट्स जब फ्री हो जाती हैं तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बल्बस हेड्स अटैच हो जाते हैं किसके साथ, याद रखना है आपने, बल्बस हेड जाके अटैच हो जाते हैं किसके साथ, स्लिट्स के साथ, ठीक है। और जब ये बल्बस हेड जाके स्लिट्स के साथ अटैच होते हैं तो अब हमारे पास क्या बनता है, अब बनता है एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि यहां से एक्टिन स्लिट्स हट गई, एक्टिन स्लिट्स जब हट गई तो अब ये क्या होगा, बल्बस हेड जाके अटैच हो सकते हैं किसके अंदर, जैसे एन एग्जांपल यहाँ पे मैं इनको रिमूव करके नए तरीके से बना देता हूँ, ये इनका हेड जाके अटैच हो गया, ये यहाँ से इनका हेड जाके अटैच हो गया और यहाँ से भी इनका हेड आया, अब ये हेड जाके अटैच हो गए। अब ये हेड जैसे ही ऊपर अटैच हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लिट थी उसमें जाके बल्बस हेड का हेड अटैच हो गया, अब क्या होगा, अब फॉर एग्जाम्पल ये सारे हेड इस तरीके से अटैच हो गए, अब ये क्या करेंगे, अब यहां देखो और यहां देखो, डायग्राम आपके सामने बनी है और मेरी जो हाथ के थ्रू मैं प्रेजेंटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझो। जैसे हमारे पास बल्बस हेड ऊपर जाके अटैच हो गए, बल्बस हेड अटैच हो गए एक्टिन स्लिट्स के अंदर, अब क्या करेंगे, ये बल्बस हेड ऐसे करके इस तरह से एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब एक साथ इस तरफ मूव करेंगे तो होगा क्या, ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन क्या होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे कम होना शुरू हो जाएंगी। और जब यहां से जेड लाइन ये वाली कम होगी, यहां से जेड लाइन ये कम होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, सार्कोमेयर कम होना शुरू हो जाएगा, सार्कोमेयर का साइज क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास क्या हुआ करता है, ये पूरा फिनोमेना मैं एक दफा रिवाइज करता हूं, लेकिन उससे पहले समझने की बातें समझ लो। पहले मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जैसे ही ट्रोपोमाइसिन यहां से हटा, ट्रोपोमाइसिन रिमूव क्या होता है, ट्रोपोमाइसिन विड्रॉ कर जाता है। जैसे ही ट्रोपोमाइसिन विड्रॉ किया, वो होगा क्या, हमारे पास क्या मौजूद होंगे, बल्बस हेड्स, बल्बस हेड जाके कहां पे अटैच हो गए, ऊपर एक्टिन स्लिट्स के अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं, वो स्लाइड कर रहे हैं, वो किसको स्लाइड कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं, किसको खींच रहे हैं, जो जेड लाइंस है उनको, जेड लाइंस करीब आ जाए। जेड लाइंस कैसे करीब आएंगी, ये एक्टिन जो हमारे पास फिलामेंट है ये क्या जाना शुरू हो जाए, अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए, और जैसे ही अंदर मूव करेंगे ये हमारे पास जेड लाइन यहाँ पे आ जाने शुरू हो जाएंगी। यानी जब जेड लाइन यहाँ पे आना शुरू होंगी तो अब हमारे पास क्या होगा, सार्कोमेयर की लेंथ क्या होना शुरू हो जाएगी, छोटी होने शुरू हो जाएगी। तो जब सार्कोमेयर की लेंथ छोटी होना शुरू हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, जब बहुत सारे सार्कोमेयर छोटे होना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास क्या करना शुरू कर देंगे, श्रिंक करना शुरू कर देंगे, अपना साइज को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो हम बोलेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ठीक है बेटे, समझ में आया, ये बताओ मुझे एक दफा, मैं जल्दी से दोबारा से इसको रिवाइज करता हूँ और आई होप जो मैंने समझाया है आप उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप कर चुके हो। दोबारा से एक दफा बताते हैं, फिर उसको हम इसको अरेंज करते हैं एक साथ और फिर इसके अंदर आगे चलते हैं। देखो जैसे मैंने बोला, हमारे पास नर्व इम्पल्स आएगी, नर्व इम्पल्स आते ही क्या रिलीज करेगी, एसिटाइल कोलिन, ऊपर लिखा हुआ है। एसिटाइल कोलिन हमारे पास कहाँ जाएगा, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं सार्कोलेमा के ऊपर, सार्कोलेमा के ऊपर जो मौजूद डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके बाइंड होगा,
बाइंड होने के बाद वो मैसेज कन्वे करेगा कहां तक, बेसिकली सार्कोप्लाज्म तक, ठीक है, जो हमारे पास पूरा सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर वहां मौजूद होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस। वो कैल्शियम आयन जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं वो जाके बाइंड होंगे ठीक सीधे किसके साथ, ट्रोपोनिन के साथ, क्योंकि कैल्शियम आयन के रिसेप्टर्स कहां पे मौजूद हैं, ट्रोपोनिन के पास। ट्रोपोनिन से जैसे ही बाइंड होंगे ट्रोपोनिन वहां से मूव करना शुरू कर देगा और वो किसके पास जाएगा, ट्रोपोमायोसिन के पास। ट्रोपोमायोसिन का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, एक्टिन के अंदर जो स्लिट्स मौजूद हैं, एक्टिन में जो स्लिट्स मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास जो स्लिट्स हैं एक्टिन स्लिट्स बोलते हैं इनको, एक सेकंड, यस, इनको हम क्या नाम दिया करते हैं बेटा, इनको हम नाम दिया करते हैं एक्टिन स्लिट्स। ये एक्टिन स्लिट्स तक जाएगा और एक्टिन स्लिट्स के ऊपर जो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा होता है, एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन गार्ड कर रहा होता है एक्टिन स्लिट्स को। तो ट्रोपोमायोसिन को वहां से विड्रॉ कराएगा, ट्रोपोमायोसिन वहां से विड्रॉ होगा तो होगा क्या, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होगा, जो भी बल्बस हेड होंगे उनको अटैच करने के लिए जगह मिल जाएगी। किसके साथ अटैच करने के लिए, एक्टिन फिलामेंट के साथ। और क्या होगा हमारे पास, जैसे ही ट्रोपोमायोसिन विड्रॉ करता है तो बेसिकली एक्टिन स्लिट्स फ्री हो जाती हैं और बल्बस हेड वहां जाके क्या हो जाते हैं, स्लिट्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब जब वो स्लिट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, इस तरह से बल्बस हेड जाके स्लिट्स के साथ अटैच होते हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो पुल करना शुरू कर देते हैं। वो किसको पुल करना शुरू कर देते हैं, एक्टिन स्लिट्स को। एक्टिन स्लिट्स कहां है, मायोसिन से बाहर की तरफ है, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, ऐसे पुल करना शुरू कर देंगे। और जब पुल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करना शुरू हो जाएंगे किसके ऊपर, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। और हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, ऐसे एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर, ऐसे बल्बस हेड अटैच होगा इस तरीके से। अगर आप जिम की एग्जांपल ले लें, जिम में एक हमारे पास यूजुअली बटरफ्लाई मशीन कहते हैं उसको, ठीक है, आमतौर पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वाइडर चेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो आप इस तरीके से उसको क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है, ऐसे पुल करते हैं और फिर देन पुश करते हैं। जब पुल कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, उसका साइज रिड्यूस हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपके सार्कोमेयर सारे शॉर्टन हो रहे हैं, ठीक है। और जब आप क्या करते हैं, उसको रिलैक्स छोड़ते हैं तो बेसिकली वो छोड़ देते हैं, ठीक है, पुश कर रहे होते हैं, जनरली हमारे पास क्या हो रहता है, वो दूर चला जाता है एंड देन आपका मसल क्या करना शुरू कर देता है, रिलैक्स। तो आप ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसी तरीके से सार्कोमेयर के अंदर भी अगर आप देखें, हमारे पास यहाँ पे भी क्या हुआ करता है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, सॉरी एक्सरसाइज इस तरीके से कर सकते हैं दोनों की, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। इसके अंदर आगे और भी सब्सटेंस है यहाँ, लेकिन हम पॉज लेंगे और इसके बाद हम एक रिज्यूम करेंगे इसको। अच्छा भाई बच्चों, तो हमने डिस्कशन काफ़ी अच्छी से कर ली है कि किस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। इसको वाइंड अप करते हैं जल्दी करके और प्रॉपरली इसको ख़त्म करते हैं। देखो बेटा, इसके अंदर कुछ चीज़ें और सीखने की, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें सीखने की हैं। जैसे हमने बात की अभी, हमारे पास क्या करेंगे, फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। तो एक्चुअली अब पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं या कौन सी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है बेटा, याद रखना। किसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, ये स्लाइड कर रहा होता है ऑन मायोसिन फिलामेंट। ये याद रखोगे, हमेशा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, मायोसिन फिलामेंट उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बिकॉज देखो, मायोसिन फिलामेंट क्या है, बेस है, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे ही रहेगा, मायोसिन फिलामेंट नहीं हटेगा, मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट है ना, वो मायोसिन फिलामेंट को मूव कराएगा। सो हमारे पास इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, वो ये है हमारे पास, याद रखोगे कि एक्टिन फिलामेंट हमारे पास जो मौजूद है वो अपनी जगह पे ही मौजूद है, लेकिन मायोसिन फिलामेंट उसको क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। सॉरी, मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे रहेंगे और एक्टिन फिलामेंट उसके ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट इस तरीके से स्लाइड करते हैं और ये मायोसिन फिलामेंट अपनी बेस में वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर, ऑन मायोसिन फिलामेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पढ़नी है, ठीक है। एक पॉइंट ये आपने याद रखना है, पेपर में अक्सर पूछते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पूछते हैं, वो दूसरा पॉइंट ये पूछ सकते हैं हमारे पास कि देखो भाई, दो जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो ऑटोमेटिकली सार्कोमेयर की लेंथ भी शॉर्टन होगी, रिड्यूस होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये सवाल करते हैं कि हमारे पास आई बैंड का साइज रिड्यूस होगा या ए बैंड का। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर,
इसका मतलब है कि मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह पे। तो मैं अगले पॉइंट के अंदर क्या आपको मेंशन कर रहा हूं कि मायोसिन फिलामेंट यहां पे हमारे पास क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास मायोसिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट स्टेबलाइज है, ये इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं तंग करेंगे कि हमारे पास मायोसिन फिलामेंट हमारे पास क्या है बेटा, स्टेबलाइज है अच्छे से। मायोसिन फिलामेंट यहां स्टेबलाइज है, एक्टिन फिलामेंट कैसा है, मूव करने वाला है। तो हमारे पास क्या हो रहा है इन जनरल, अगर इसको चेक करो, इन जनरल इसको पढ़ने की कोशिश करो, हमारे पास क्या हो रहा है, मायोसिन फिलामेंट के मूव करने की वजह से जो एक्टिन फिलामेंट के मूव करने की वजह से अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास कि ए बैंड अपने साइज में ही रहेगा क्योंकि मायोसिन फिलामेंट स्टेबलाइज है। तो ए बैंड का साइज मैं यहां लिख रहा हूं, ए बैंड का साइज भी क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन। ठीक है, ए बैंड का साइज क्या करता है, अपना नॉर्मल रहता है। यानी अगर हम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के दौरान देखें किसी भी मसल को, तो मसल के अंदर जो डार्क बैंड है, जो ए बैंड है, ए बैंड कौन सा बैंड होता है हमारे पास, हमने बहुत अच्छे से इस चीज को मेमोराइज किया, हमारे पास ए बैंड जो है वो है हमारे पास डार्क बैंड। यहां पे भी डार्क बैंड है, यहां पे भी जब हम बात करते हैं तो यहां पे भी डार्क बैंड है। ठीक है, तो ये डार्क बैंड अपनी जगह रहता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है आप लोगों ने, किसी भी हाल में इसको तो भूलना ही नहीं है आपने। ठीक है, डार्क बैंड अपनी जगह पे ही रहता है। ठीक है, लाइट बैंड जो होता है, यानी क्यों, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट स्टेबलाइज, लेकिन जो लाइट बैंड है, जो एक्टिन फिलामेंट वाले बैंड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, शॉर्टन हो जाएंगे, उनका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल ये आई बैंड है, अब ये आई बैंड क्या हो जाएगा, छोटा, क्योंकि ये यहां से भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये भी यहां से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कौन से रीजन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं मायोसिन के ऊपर। ठीक है, मायोसिन अपनी जगह पे रह रहा है लेकिन एक्टिन फिलामेंट करीब आ रहे हैं, तो जब एक्टिन फिलामेंट ऐसे करीब आएंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड के आई बैंड क्या हो जाएंगे, कम, यहां के भी दोनों साइड के आई बैंड क्या हो जाएंगे, कम। तो हम बोलते हैं बिकॉज एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, ड्यू टू एक्टिन फिलामेंट स्लाइडिंग। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट की स्लाइड करने की वजह से हमारे पास जो रिडक्शन होता है बैंड साइज में, वो किस में होता है, जो भी बैंड साइज के अंदर रिडक्शन होता है वो किस में होता है बेटा, वो याद रखोगे आप लोग, वो होता है ए बैंड के अंदर, हमें सॉरी आई बैंड के अंदर। असल में काफ़ी देर हो गई है पढ़ाते पढ़ाते, और बार बार जो है ना, तुम लोग तो हो नहीं, सिर्फ कैमरा है, और कैमरे में देख के आप सिर्फ कैमरे को कंटिन्यूसली देखते देखते फोकस करते करते पढ़ाते रहना, और खुद से मतलब ऐसे पढ़ाना है कि खुद को पढ़ा रहे हैं आप। मैंने पिछले 7 साल, तकरीबन 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, 7 years या 7-8 years, मैं पढ़ाता हमेशा, मैं पढ़ाया मैंने कभी नहीं है इन जनरल। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको मैं कहता हूँ इंटरैक्टिव सेशंस। मैं क्लास में इंटरैक्टिव सेशंस बिल्ड करने का मतलब ये समझ लो कि हमेशा से ख्वाहिशमंद रहा। ठीक है, मेरी विश रही है कि तरीके से हम लोग ना बहुत अच्छा से एक ग्रुप गैदर करें। सही है, मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है कि उन जो नॉर्मल हमारे पास सीवियर किस्म के टीचर्स होते हैं, बिल्कुल सीरियस लाइफ के अंदर बिल्कुल खड़ूस, ठीक है, एकदम बिल्कुल सीरियस उड़ा के रख देंगे, तबाह कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी मेरा मानना ही नहीं। मेरा मानना है एंजॉय करके पढ़ो, दोस्तों की तरह पढ़ो, एक गैदरिंग की तरह पढ़ो, क्वेश्चंस करो, खुल के पढ़ो, दिल से पढ़ो, बहुत अच्छा सा पढ़ो, इतना अच्छा सा पढ़ोगे कभी आपने पढ़ाना। और मेरा ज़िंदगी के अंदर भी यही मानना है कि आप कोई भी काम करो ऐसे करो जैसे आपने कभी पहले ना किया। हर काम इतना परफेक्शन के साथ करो, हर चीज़ इतनी परफेक्शन के साथ करो, अपने ऊपर तवज्जो दो, हर चीज़ के ऊपर तवज्जो दो। मुझे पढ़ना है तो मैं उसके ऊपर भी तवज्जो दे रहा हूँ, मुझे कोई और काम कर रहा है, मुझे अपने आप को जनरली फिट रखना है तो मुझे उसके ऊपर भी फोकस करना है, मुझे लाइफ के अंदर हर चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मुझे हर चीज़ को सीरियस लेना है, हर चीज़ के मतलब सीरियस लेते हुए, मतलब वो वाला सीरियस नहीं लेना बिल्कुल एकदम सीरियस होगा, सीरियस मीन्स कि उसको उसकी रिस्पेक्ट देंगे, उससे फिर लाइफ बेहतर हो जाती है, आसान हो जाती है। सो इसलिए अगर आपको मैं कैमरे में सिर्फ कैमरे में देख के बात करता रहूँगा तो ऑब्वियसली है ना, थोड़ा सर में, आप लोग भी टीवी देखोगे अगर ये कैमरा देखते रहोगे 1 घंटे तक तो सर में दर्द हो जाएगा। सो ऑब्वियसली आपको पढ़ाते हुए यह हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए ज़रा कुछ चीज़ें आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको करेक्ट कर रहा हूँ, रेक्टिफाई कर रहा हूँ। सो इसलिए आराम से सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला है एक दफ़ा जल्दी से वाइस कर देता हूँ। मुझे खुशी
तब होगी जब आपको समझ में आ रहा होगा, सुकून नहीं मिलता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। सो मैं क्या कह रहा हूँ, एक्टिन फिलामेंट है हमारे पास और वो उसके साथ साथ वो किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, मायोसिन फिलामेंट के साथ के ऊपर। मायोसिन फिलामेंट है वो स्टेबलाइज होता है, उसके साथ हमारे पास क्या मौजूद होता है, ए बैंड। ठीक है, ए बैंड जो है जो मायोसिन फिलामेंट की वजह से बना हुआ है वो स्टेबलाइज रहेगा, वो नहीं मूव करेगा। लेकिन जो एक्टिन फिलामेंट की वजह से बैंड बना हुआ है हमारे पास आई बैंड, वो मूव करेगा। सही है, ये आपने याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फोकस करने वाले बेसिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है। सही, वो पॉइंट क्या है हमारे पास कि जब सार्कोमेयर अपनी लेंथ को शॉर्टन करता है तो सार्कोमेयर जब अपनी लेंथ को शॉर्टन कर रहा होता है तो उसकी लेंथ कितनी कम हो जाती है, उसकी लेंथ 35% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप लोग, 35% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज रिड्यूस हो जाती है हमारा। इतना अमाउंट हमारे पास क्या हो जाता है, कम होता है। सो अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आई मीन मैं अगर बनाने वाला होता तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन बनाता, मतलब चेक करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं पेपर नहीं बनाता, ठीक है, वरना बहुत ही कम लोग शायद पास हो पाते। बट अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं क्यों मैं मुश्किल पेपर बनाता। बहुत सारे लोग बोलोगे ये ख़राब आदमी है, गंदे आदमी है, इनको उठा के बाहर फेंक दो, दफना दो इनको, ठीक है, इनको कोरोना करा दो, कोविड हो जाए, अल्लाह करे ये निकल जाए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए मुश्किल पेपर एक्चुअली मैं बनाता किस लिए बनाता, मैं मुश्किल पेपर हमेशा सिर्फ एक मकसद के लिए, क्योंकि जब अच्छा पढ़ोगे ना, अच्छा अगर मैंने पढ़ाया है तो मुश्किल पेपर भी डिजर्व करते हो तुम लोग। मुश्किल पेपर आ भी जाए तो क्या हुआ, तुम लोगों को अच्छा आता होगा यार, तुम लोगों को अच्छा आता होगा तो तुम लोग ऐसा पेपर करके आगे जाओगे जो नहीं दूसरे नहीं करके आ सकते। मतलब एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल मैं बहुत दफ़ा बोलता हूँ यहाँ, नहीं बहुत सारे को दिए। मैं अपने टाइम में जब मैं एग्ज़ाम देने गया था तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात करता था, एक दुआ कर रहा था, होता था कि अल्लाह करे मुश्किल तरीन पेपर आए। आई नो आप लोगों को मैं थोड़ा ऑफ लगूंगा, लेकिन हाँ लिटरली एक मुश्किल तरीन पेपर आए, वो आए, बिकॉज मुश्किल आएगा तो करने में मज़ा आएगा ना। बाकी सब जो कर रहे हैं अगर मैं भी वैसा करना शुरू हो जाऊँ तो रेयर होना ज़रूरी होता है ना। ठीक है, सो कोशिश करो कि अच्छा पढ़ो, क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ा हुआ था, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने अच्छा पढ़ा हुआ था, ऐसे ही नहीं है। सो अच्छा पढ़ो एंड देन मुश्किल पेपर भी आ जाए तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो। सो अगर फॉर एग्जांपल एक पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आई मीन ठीक है, 35% ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज हम कह रहे हैं कि इसकी रेडियस होगी ना, सही है। एक पेपर में ऐसी क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास 70 नैनोमीटर साइज था सार्कोमेयर का, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन उसका साइज कितना रह जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, और सीधा सीधा क्वेश्चन है, और अगर किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा उसको ये लेंथ ये याद ही नहीं होगा। 35% कम हो जाता है, 35% कम होने का मतलब है 60% रहता है, 35% कम हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये काउंट करना है कि हमारे पास अगर हम देखें तो इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे हम, परसेंटेज तरीके से आप निकाल लोगे ना। 65% और 70 निकालना मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत आसान तरीका हमारे पास, बिल्कुल आसान तरीका क्या है हमारे पास, 70 है तो इसकी जो 10% होगी वो बेसिकली हमारे पास 7 होगी। ठीक, बहुत आसान तरीका। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 35% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 65। समझ रहे हो ना बात को, 35% कम हो जाएगा, या एक काम करो 35% जो कम हो रही है वो लेंथ निकाल लो, उसको माइनस करा दो, कितनी होगी वो। तो अगर हमारे पास 7 है तो 7 3 21, और इसका हाफ कर लेंगे तो 3.5, तो 21 7 3 आ गई क्योंकि 35% निकाल रहे हैं, और हमारे पास 3.5 अलग से आ गई। तो हम इसको इस तरीके से, सॉरी, तो ये हमारे पास टोटल हो गई 24.5। अगर मैं 70 में से 24.5 माइनस करा दूंगा तो कितना बचेगा हमारे पास, बहुत ही आसान आंसर है यहाँ पे पास 45.5%। तो आप बोलोगे कि 45.5 नैनोमीटर हमारे पास क्या बच गई उसकी लेंथ, या ऐसे होगा अगर आ जाए तो। ऐसा उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। हम यहाँ पे रखते हैं एक आखिरी चीज, सॉरी, ऑल और नन लॉ, जो मैंने शायद तुम लोगों को कहाँ पढ़ाया था, मैंने तुम लोगों को ऑल और नन लॉ पढ़ाया था
कहाँ पढ़ाया मैंने तुम लोग? मैंने पढ़ाया तुम लोग को, शायद याद हो, नर्व इम्पल्स पे। नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, मतलब एक जगह से इम्पल्स जनरेट होगी तो नर्व, पूरी नर्व के अंदर ट्रैवल करेगी। इसी तरीके से अगर मसल के अंदर एसिटाइल कोलिन आएगा और सारे फिनोमेना नॉर्मल होंगे तो मसल पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मसल पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना करे और रिलैक्स है। मसल हर हाल में पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर उसके अंदर इम्पल्स आई तो। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल क्योंकि अब जो है अगर मैं इससे आगे लेके चलूँगा इस सेशन में तो तकरीबन वो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताऊंगा। ये तो आप लोगों की आदत हो गई होगी 1 घंटे की वीडियो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन शुरू में आपसे 20 मिनट बाद आप फोकस खो देते होगे या 10-15 मिनट बाद। सो ये हमारे पास है। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अब वीकली जो है कुछ मोटिवेशन जो हैं रिकॉर्डिंग्स हैं जो मेरी होंगी ऑब्वियसली वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूंगा आपके ग्रुप्स के पर। सो आप लोगों के साथ थोड़ा सा कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करें और ऐसे से आप लोग बहुत मोटिवेट करें आपको, आप पढ़ो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला सब मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है, तो सारा इसके ऊपर भी काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे होगे, घर पे रह रहे होगे या बोल रहे होगे कोरोना नाम की चीज़ नहीं है कोई, ठीक है। और देखो घूमो फिरो मना नहीं होता, घूमो फिरो खाओ पियो एंजॉय करो लाइफ को, एक ही दफ़ा मिली है दोबारा नहीं मिलने वाली, ठीक है। तुम लोगों का मुझे आई डोंट नो, मेरे तो 7 जन्म नहीं है, ठीक है। अगर आपके हैं तो मैं, अगर आप ऐसा बिलीव करते हो तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास यही है और ऐसी शक्ल में ऐसे ही एक ही दफ़ा मिला तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ बिल्कुल। हम भी ये नहीं कह रहा कि मैं लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ख्याल रख के, अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। वैसे तो ये इस हद तक फैल चुका है कि आई डोंट नो अब हम इसके ऊपर क्या बात करें, बट आप फिर भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, सारी चीज़ों, ठीक है।